हेलो दोस्तों, मैं बीके सिंह स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के भूगोल से बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्न को गोली के भी रफ्तार से धाए धाए देखेंगे लोग। ना कोई बकवास को होगा, ना कोई नाटक नौटंकी होगा, सिर्फ हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चैप्टरों से हम लोग देखेंगे बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। ब्रह्मांड और सौर मंडल से अशांत और देशांतर रेखा, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमा, भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र, फिर पठार, पर्वत पठार और मरुस्थल, इन सभी से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्रह्मांड और सौर मंडल से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, देख सकते हैं बीपीएससी हेड टीचर में पूछा हुआ है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतरासु का नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो याद रखना, जापानी सूर्य देवी के नाम के आधार पर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे, देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में 11-12 में पूछा हुआ है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन है। बताना है कि चंद्रमा का सदृश ग्रह कौन है। तो याद रखना है बुध। बुध जो है चंद्रमा का सदृश ग्रह है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो टीआरई 1-5 में पूछा हुआ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना है पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी जो है उसे उपसौर कहा जाता है। याद रखना, न्यूनतम दूरी बोलेगा तो उपसौर और अधिकतम दूरी बोलेगा तो अपसौर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 1-5 में पूछा हुआ है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। बताना है कि वायुमंडल जो है अपना अधिकतम ऊर्जा जो है किससे प्राप्त करती है। तो याद रखना, दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंग से वायुमंडल जो है अपना अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। बताना है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो याद रखना, यह घूमते न्यूट्रॉन के तारा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल के परत का सही क्रम है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और उसके बाद हो जाएगा बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, मतलब बड़ा ग्रह नहीं है। तो याद रखना मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1-5 में मतलब कैंसिल जो हुआ था उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह इसमें कौन है। तो याद रखना बुध जो है वह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है, बृहस्पति वह सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र जो है इसे भोर का तारा, सांझ के तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है। तो याद रखना 84 वर्ष। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है जो अभी ऊपर बताए थे, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो याद रखना है शुक्र जिसे वीनस बोलते हैं इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, मतलब संध्या का तारा कहा जाता है और भोर का भी तारा कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। और याद रखना शुक्र जो है शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो अभी बताए थे शुक्र को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो याद रखना 29.5 वर्ष। सूर्य जो है, शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, तो 29.5 वर्ष। और याद रखना हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है। तो याद रखना 88। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में 88 तारा मंडल है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। याद रखना सौर मंडल का आकाशीय पिंड कौन सा है। तो याद रखना सूर्य। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होता है। तो याद रखना पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरस जो है उसमें प्रचुर मात्रा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सेरेस क्या है।
ठीक है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था। तो याद रखना सीरिस जो है वह एक प्रकार के बौना ग्रह है, ठीक है, जिसका नासा के द्वारा हाल ही प्रयोग किए गए उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि ब्लू मून का तात्पर्य है, बताना है कि ब्लू मून जो है इसका क्या तात्पर्य है। तो याद रखना पूनम की चांद में तो चंद पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर मापने पर 100 न्यूटन मतलब 100 एन आता है, तो इसका भार चंद्रमा के सतह पर मापने पर कितना होगा। तो याद रखना 16.7, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, बताना है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है वह कौन है। तो याद रखना सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है शुक्र है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि सूर्य का निकटतम ग्रह है, बताना है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है। तो याद रखना बुध जो है वह सूर्य का निकटतम ग्रह है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह भी इसको कहा जाता है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है, तो याद रखना है बृहस्पति। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य की किरण दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है, क्यों। तो याद रखना है दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरण जो है ज्यादा लंबा दूरी तय करता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है सूर्य की किरण दोपहर की तुलना में प्रातः काल में कम गर्म होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सौर मंडल का खोज की, बताना है कि सौर मंडल जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना कोपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि सूर्य की किरणें, ये हो गया प्रश्न। उसके बाद हम देखेंगे कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। तो याद रखना सौर विकिरण जो है वह 400 से लेके 780 nm के बीच में दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो याद रखना निहारिका जो है वह सौर मंडल का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि सूर्य ग्रहण तब होता है, बताना है जब। तो याद रखना सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी के बीच में आता है तब जाके सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण होता है, बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो याद रखना पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो जाके चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, बताना है कि सौर ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी किससे प्राप्त होता है। तो याद रखना सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह पे पहुंचने में कितना समय लगता है। तो याद रखना लगभग 8.5 मिनट मतलब 8 मिनट 50 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के सतह पे आने में समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखना बुध जो है ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है, बताना है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। तो याद रखना शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। तो याद रखना 365.25 दिन सूर्य को पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करता है वह है। तो याद रखना सप्तऋषि। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध है, बताना है कि निकोलस कोपर्निकस जो है वह क्यों प्रसिद्ध है। तो इन्होंने बताए थे कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, ठीक है। कोपर्निकस बताए थे कि ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी के। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो याद रखना पृथ्वी और सूर्य के। नेक्स्ट प्रश्न इनमें से कौन दिखता नहीं है। तो याद रखना राहु जो होता है वह नहीं दिखता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। तो याद रखना सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय जो है वह कौन लेता है। तो याद रखना पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक है।
तो याद रखना पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, अशांत और देशांतर रेखा से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। ठीक है, कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो याद रखना है 43 किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अशांत रेखा कितना है, तो याद रखना 179। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो, तो याद रखना 6 PM होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट उसके बाद है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो याद रखना है दोपहर के 2 बजेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो याद रखना उड़ीसा से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है ग्लोब पर विश्व की स्थिति कब पाई जाती है, तो याद रखना है 21 मार्च व 23 सितंबर को। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है, बताना है कि किस शहर में सबसे पहले सूर्यास्त होता है, तो याद रखना सिडनी में सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा के तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना पृथ्वी की आकृति की वजह से। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है, बताना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह कहाँ से खींचा जाता है, तो याद रखना प्रशांत महासागर से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींचा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, विश्व के महाद्वीप देश राजधानी एवं सीमा से जो भी बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि इंडो मालय पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना अंडमान द्वीप समूह जो है इंडो मालय पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि यूएई के रियासती राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उलकैन और फुजेरा और रास अल खेमा। ठीक है, यूएई के भी मतलब राज्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है, तो याद रखना है केप टाउन जो है वह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और याद रखना है प्रिटोरिया जो है वह कार्यपालिका राजधानी है और ब्लूम फाउंटेन जो है वह न्यायिक राजधानी है। ठीक है, और याद रखना है कि यहाँ पे केप टाउन जो है विधायी राजधानी है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब शुरू किया गया। ठीक है, तो याद रखना है 4200 ईस्वी पूर्व में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फ्रेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, बताना है कि फ्रेंजिया से टूटे हुए महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है गोंडवानालैंड। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 57 नंबर प्रश्न कि आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो याद रखना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 58 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखना क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन है, तो याद रखना है एशिया।
आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो याद रखना एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट उसके बाद है 59 नंबर प्रश्न कि इसमें से पर्वतीय निम्नलिखित देशों में के जोड़ों में किस जोड़ा का पर्वतीय सीमा सबसे लंबा है। तो याद रखना है चिली अर्जेंटीना जो है ये इसका पर्वतीय सीमा जो है सबसे लंबा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है रियूनियन जो है फ्रांस में है, बिल्कुल सही है। और ला पाल्मा स्पेन में है। और फॉकलैंड यूके में है, लेकिन चीन जो है मकाऊ में नहीं है। मकाऊ जो है चीन में नहीं है, ठीक है। मकाऊ जो है वह एक क्या है, क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो याद रखना है लेबनान। लेबनान जो है वह मृत सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान जाता है। तो याद रखना है सतलुज नदी जो है वह भारत से निकल के पाकिस्तान जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न जो VVI है कि अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। तो याद रखना है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। बताना है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो याद रखना अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखना होन्शु जो है वह भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो याद रखना ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क का भाग है। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो याद रखना है जापान। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो याद रखना है चिली। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो याद रखना है कौन स्थल रुद्ध देश है। तो याद रखना हंगरी जो है वह एक प्रकार के स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है। याद रखना लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। ठीक है, इजराइल का उभयनिष्ठ सीमा है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अभी बताए थे ऊपर कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 भूगर्भिक इतिहास एवं सेल तंत्र से जो भी बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। तो याद रखना है संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है। तो याद रखना है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। तो याद रखना है इओसीन में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भूपटल के टुकड़ा मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यान्वित चट्टान नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन कार्यान्वित चट्टान नहीं है। तो डोलोमाइट जो है वह कार्यान्वित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगमरमर चट्टान को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो याद रखना है कायानंत्रित में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो याद रखना है ऑक्सीजन। देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है 46.8% है, सिलिकॉन जो है 27.7% और एल्युमिनियम जो है 8.1%। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के क्रोड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। याद रखना निकेल और फेरस। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है। याद रखना पृथ्वी की आयु जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी का आयु निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो याद रखना पर्वत निर्माणकारी बल का।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। बताना है कि महाद्वीप जो है कैसे अलग हुए, तो याद रखना विवर्तनित क्रिया के कारण महाद्वीप अलग हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो याद रखना यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा सर्व प्राचीन सेल समूह का आयु जो है आंका जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है, तो याद रखना उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पर्वत पठार तथा मरुस्थल से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। बताना है कि तेहरान जो है वह किस पर्वत पर स्थित है, तो याद रखना है अल बुर्ज पे। ठीक है, और याद रखना है यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 में 11-12 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, तो याद रखना है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो याद रखना है सहारा जो है वह किस प्रकार के रेगिस्तान है, तो याद रखना है गर्म। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाले चट्टानी सतह को क्या कहते हैं लोग, तो याद रखना है फेल्सेनमीर कहा जाता है। याद रखना पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह जो है उसे फेल्सेनमीर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है, तो याद रखना है कूला कंगारी जो है वह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो याद रखना है मलेशिया में। कोटा किनाबालू जो है सर्वोच्च शिखर कहाँ है, तो मलेशिया में है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये इधर मरुस्थल दिया है, इधर देश के नाम दिया है। ठीक है, इसको याद रखना है कि दस्त ए लूट जो है ईरान में है, और नुबियन मरुस्थल जो है सूडान में है, और मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और रूब अल खली जो है सऊदी अरब में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि खैबर दारा किन दो शहरों को जोड़ता है। याद रखना खैबर दारा जो है काबुल और इलाहाबाद को जोड़ता है, सॉरी इस्लामाबाद को जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देश को अलग करता है, तो याद रखना स्पेन और फ्रांस को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। बताना है कि सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला इसमें कौन है, तो याद रखना रॉकी जो है वह सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। याद रखना विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है, तो याद रखना आटाकामा जो है वह विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो याद रखना पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल कहाँ पे है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेनाइन यूरोप में है, और ऑपलेशियन जो है अफ्रीका में है, अमेरिका में है, और अरावली भारत में है। यह किसका उदाहरण है, तो याद रखना पुरानी पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट प्रश्न है टाकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो याद रखना टाकला मकान कहाँ है, तो याद रखना चीन में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखना आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे बीके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो 9771116789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है किस प्रकार के पर्वतों में पाया जाता है, तो याद रखना नवीन मोरदार पर्वत में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताना है कि विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो याद रखना है एंडीज। ठीक है, एंडीज जो है विश्व का सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया हुआ है कि ये वे सेल है जिसकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करता है, यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद ये दिया है कि ये सेल अक्रिस्टलीय होता है, ये भी सही है। ये सेल अस्त्रों पर निक्षेपित होता है, ये भी सही है। ये बोल रहा है कि ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकता है, ठीक है, जल में निर्मित हो सकता है, तो यही बात गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गोभी मरुस्थल है, बताना है कि गोभी मरुस्थल जो है वह किस कहाँ पे है, तो याद रखना है गोभी मरुस्थल जो है वह चीन में है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। तो याद रखना है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल जो है का निर्माण जो है वह अपघर्षण फूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 107वां प्रश्न कि पृथ्वी की छत स्थित है, तो याद रखना है पृथ्वी की छत जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है तिब्बती पठार में पृथ्वी का छत स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे अब चैप्टर नंबर 6 ज्वालामुखी एवं भूकंप से जो भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी में पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला ही प्रश्न बीपीएससी टीआरई री एग्जाम 1 to 5 में पूछा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो याद रखना है भ्रंशमूलक भूकंप जो होता है वह बहुत ही गंभीर और विध्वंसकारी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भूकंप की तीव्रता का मापन मशीन किस मशीन के द्वारा किया जाता है, ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। तो याद रखना है भूकंप की तीव्रता जो है सीस्मोग्राफ से किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टॉप किससे संबंधित है, ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। तो याद रखना टॉप जो है वह ज्वालामुखी राख से संबंधित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था, तो याद रखना मौना लोआ। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखना है सुनामी जो है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखना है महासागरीय भूकंप, ठीक है। जब महासागर में भूकंप आता है तो सुनामी होता है। उसके बाद याद रखना है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पोटियों में पाई जाती है। पहला दिया है कि अंध महासागरीय पेटी, यहाँ पे दिया है मध्य महाद्वीपीय पेटी, 3 नंबर दिया है परिप्रशांत पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। याद रखना मध्य महाद्वीपीय पेटी में और परिप्रशांत पेटी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किलिमंजारो है, बताना है कि किलिमंजारो जो है वह क्या है, तो याद रखना किलिमंजारो एक प्रकार के आग्नेयगिरी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि माउंट एटना है, बताना है कि माउंट एटना जो है वह क्या है, तो याद रखना माउंट एटना जो है वह एक प्रकार के ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मोना लोआ उदाहरण है, बताना है कि मोना लोआ जो है वह किसका उदाहरण है, तो याद रखना एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है मोना लोआ। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है, तो भू अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है, तो याद रखना अग्निवृत्त जो है वह एक प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 7 नंबर की अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर से जो भी प्रश्न है उन सभी चैप्टरों को हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील है, तो यह बात गलत है। उसके बाद है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, यह बात बिल्कुल सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताउपो झील किस देश में स्थित है, बताना है कि ताउपो झील जो है वो किस देश में स्थित है, तो याद रखना न्यूजीलैंड में ताउपो झील जो है
स्थित है। उसके बाद 121 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है। याद रखना मरे और डार्लिंग जो है वह एक प्रकार के नदी होता है। याद रखना मरे और डार्लिंग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 122 नंबर कि निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। तो याद रखना अमूर जो है वह रूस की एक नदी है जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है। बताना है कि प्रसिद्ध नील नदी जो है वो किससे संबंधित है। तो याद रखना है इजिप्ट से। नील नदी जो है इजिप्ट से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे 124 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन है। याद रखना अमेज़न जो है वह दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। तो याद रखना है कांगो, कोलंबिया और यंग टीसी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन है। बताना है कि ग्रैंड कैनियन जो है वह क्या है। तो एक प्रकार के गढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताना है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है वह किसके द्वारा निर्मित होता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है निर्मित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो याद रखना सीन नदी जो है वह पेरिस से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है। तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर जो है उसका उद्गम स्थान हरिके बराज है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 130 नंबर प्रश्न है नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो याद रखना नील नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है। उसके बाद प्रश्न है कि मिसिसिपिया डेल्टा उदाहरण है। बताना है कि मिसिसिपी डेल्टा जो है वह किसका उदाहरण है। याद रखना है अंकुलित पंजक डेल्टा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है। याद रखना है बारहमासी नदियों में जल जो है वो बर्फ के पिघलने से आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, महासागर एवं महासागरीय जल धारा से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम में उन सभी प्रश्नों को तो याद रखना है। एल नीनो धारा जो है वह कहाँ से प्रवाहित होती है। तो याद रखना प्रशांत महासागर से एल नीनो धारा जो है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, गर्म जलधारा जो है तट के तापमान को बढ़ा देता है, वही ठंडी धारा जो है अपने प्रवाह मार्ग के तापमान को क्या करता है गिरा देता है, जिससे वहाँ मौसम शुष्क और सर्द हो जाता है। अलास्का की धारा और मोजाम्बिक की धारा और एटलिस धारा जो है ठंडी है। ठीक है, यह तीनों के तीनों जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरगैसो सागर का एक हिस्सा है। बताना है कि सरगैसो सागर जो है वह एक किसका हिस्सा है। तो याद रखना उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का है। याद रखना सरगैसो सागर किसका हिस्सा है। याद रखना उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 136 नंबर कि हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। बताना है कि हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। तो याद रखना मोजाम्बिक धारा का। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि ऑडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो याद रखना ऑडू प्रवाल द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है। तो याद रखना हिंद महासागर में। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो याद रखना मृत सागर की लवणता जो है सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद है 139 नंबर प्रश्न कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो याद रखना सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वह भूमि है। उसके बाद 140 नंबर प्रश्न है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। तो याद रखना अरब सागर का पानी का औसत खारापन जो है कितना है। तो याद रखना 35 पीपीटी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उठती है।
तो याद रखना है महासागर में ऊंची जल तरंग जो है वह चंद्रमा से उठती है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 142 नंबर प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है। तो याद रखना है गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक प्रकार के महासागरीय धारा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 143 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका ढका है। तो याद रखना पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है। तो याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस का एक प्रमुख पतन शहर है, ठीक है, जो फिनलैंड की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना फिनलैंड के खाड़ी के तट पर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है। तो याद रखना नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन है। तो याद रखना बेनगुइला धारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बेंगुइला धारा जो है इसमें से कौन है। तो याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा होता है कौन, बेंगुइला जलधारा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर यहाँ पे 9 जल संधि और महासागरीय गर्त से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो याद रखना वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित सागरों महासागरों में से कौन सा पनामा नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। तो याद रखना पनामा नहर के द्वारा कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो अंध महासागर और प्रशांत महासागर जो है वह पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ता है, आपको बताना है कि पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ता है। तो याद रखना प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर मतलब अंटार्कटिका सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद 151 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई स्थित है। याद रखना सुंडा खाई कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर में सुंडा खाई जो है स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। याद रखना बाब अल मंदेब जो है वह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। याद रखना बाब अल मंदेब। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 153 नंबर प्रश्न है कि 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। याद रखना 19 ईस्ट रिज जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। याद रखना 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि मलका जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। तो याद रखना हिंद महासागर से चीन सागर तक। याद रखना मलका जल संयोजक में आने जाने के लिए कौन सी सुविधा है, हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुएज नहर जोड़ती है। याद रखना भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जो है जोड़ती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्गम है। याद रखना औद्योगिक उद्गम जो है वह यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्गम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 खाड़ी एवं द्वीप से जो भी बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई या बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। तो प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो याद रखना है न्यू गिनी जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है। याद रखना है सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो याद रखना है जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो याद रखना इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप देखने को मिलता है, लगभग 17,000। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय भाग में एक रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है। तो याद रखना है दक्षिणी प्रशांत महासागर में
रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है। उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बताना है कि इसमें से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो याद रखना बोर्नियो जो है वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो याद रखना फिजी द्वीप कहाँ है। तो याद रखना प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप जो है वह अवस्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन। ठीक है, वायुमंडल के संगठन से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। तो प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो याद रखना मध्य मंडल जो होता है इसका तापमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भारत में कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी ऊंचाई जो है 17 किलोमीटर होता है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है 13 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। याद रखना पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। नाइट्रोजन जो है 78.8% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है लगभग 21%, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.36% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो याद रखना समताप मंडल में ओजोन परत जो है पाया जाता है। याद रखना ओजोन परत कहाँ पाया जाता है समताप मंडल में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ओजोन परत बताता है, बताना है कि ओजोन परत क्या बताता है। तो याद रखना पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है। तो याद रखना पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है, वायुदाब, आर्द्रता, पवन संचार और चक्रवात से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो याद रखना पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न जो बीपीएससी तैयारी में पूछा हुआ है कि फोन जो है वह क्या है। तो याद रखना यह प्रकार के गर्म स्थानीय हवा है। और चिनूक जो है वह बर्फ खाने वाली हवा है। और मिस्टल जो है वह ठंडी स्थानीय हवा है। और घाटी हवा जो है क्या है दैनिक हवा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे गरजने वाली चालीसा, क्रूड चालीसा, चीखने वाली सठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 173वां प्रश्न कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है। तो याद रखना एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो किसके कारण होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सिरको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है। याद रखना सिरको उष्ण आर्द्र हवा जो है वो सहारा रेगिस्तान में बहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ITCZ से अभिप्राय है। तो याद रखना अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 176वां प्रश्न है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होता है। तो याद रखना विकिरण के कारण साफ रात जो है मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो याद रखना भूमध्य क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है, यही बात सही है। आइए और देखते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वह जाड़े के वर्षा होता है। और भूमध्य क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्य में होता है। और मानसूनी क्षेत्र जो है गर्मी की वर्षा है। और मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 178 नंबर कि टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। याद रखना है
टॉर्नेडो जो है वो अमेरिका में उठने वाली एक भयंकर आंधी है। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 से कि जलवायु और घास के मैदान से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 125 में पूछा हुआ है कि छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है सुवाना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना चैपरेल के रूप में किसको जाना जाता है, तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन जो है उसे चैपरेल के नाम से रूप में जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दनवाल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार नहीं है, तो याद रखना है साइबेरिया। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की नहीं है, तो याद रखना है उत्तरी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो याद रखना है पंपास में जलवायु क्षेत्र जो है वो प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अशांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में मध्य अशांशीय घास के मैदान का नाम क्या है, तो याद रखना है पंपाज। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इसमें से कौन सुमेलित है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि अत्यधिक गर्म जो है वो कौन है, तो याद रखना है सहारा। अत्यधिक ठंडा अल्टार्कटिका। अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है, चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा कहाँ होता है, चिली में होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं लोग, तो याद रखना ब्राजील के पठार के पास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपोज कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि लोयस मृदा की उत्पत्ति निम्न में से किस कारक के होता है, तो याद रखना वायु परम्परा के कारण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है टेगा के कुर्धारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मिट्टी मतलब मृदा क्या है, तो याद रखना पोडजोल। नेक्स्ट प्रश्न है पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो याद रखना पेडोलॉजी में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुर किसका नाम है, तो याद रखना रेगुर को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो याद रखना विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर घने वन जो है वो अधिकतर मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। याद रखना टेरा रोसा कहाँ पे होता है, चूना पत्थर जहाँ पे होता है वहां पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। उन्होंने देखेंगे यहाँ पे खनिज और ऊर्जा संसाधन से जो भी बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो 195 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रेफाइट निम्न में से किसका अप्रूव है, तो याद रखना है कार्बन के। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो याद रखना है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो याद रखना है सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि लौह अयस्क का किरीवय रॉक नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है, तो याद रखना है यूक्रेन में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। बताना है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो याद रखना परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जगह उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है, तो याद रखना इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो याद रखना है लॉरेन बेसिन जो है वह जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था, तो याद रखना है चीन में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक वाला देश है, तो याद रखना है
काजाकिस्तान जो है वह यूरेनियम उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में से कौन सा क्रिया संपन्न होता है? तो याद रखना है सोना खनन। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 204 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना है सऊदी अरब। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखना है राष्ट्र बाउल जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र बाउल क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्व भाग को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? बताना है कि तेल के कोष जो है सबसे अधिक किस देश में? तैयार रखना है वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में तेल का कोष जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताना है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो याद रखना भारत जो है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। याद रखना चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो याद रखना है बिट वाट्सशेड। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है हेमेटाइट के द्वारा लोहा जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो याद रखना जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो याद रखना स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग जो है वह विख्यात है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कोयला का सामान्य प्रकार है। तो याद रखना बिटुमिनस जो है और कोयला का एक सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव प्रजातीय से जो भी बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला ही प्रश्न बीपीएससी टीआरई 11-12 में पूछा हुआ है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन है? याद रखना अफ्रीका का रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? देख सकते हैं ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। ठीक है कि आदिवासी बस्तियां जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना अनौपचारिक बस्ती को अनादिवासी बस्ती कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। तो याद रखना यह धनात्मक अनुनय क्रिया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वुशमैन का निवास क्षेत्र है। बताना है कि विश्वमैन का निवास क्षेत्र क्या है? तो याद रखना कालाहरी जो है वो विश्वमैन का निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो दिया सकाई मलेशिया में, बिल्कुल सही बात है। और बेडोइन जो है अरबी प्रायद्वीप में भी सही है। और किर्गिज जो है मध्य एशिया में भी सही है। ठीक है, लेकिन मासाई जो है मध्य पूर्वी अफ्रीका में नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कराल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो याद रखना कराल जो है दक्षिण अफ्रीका की एक निर्मित संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? याद रखना अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मी जो है वह कांगो घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एस्किमो निवासी है। बताना है कि एस्किमो निवासी कहाँ के? तो याद रखना कनाडा के एस्किमो निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। बताना है कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? तो याद रखना कुर्द जो है वह इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो याद रखना सेमांग जो है वह निग्रिटो प्रजाति का है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे परिवहन से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, पहला ही प्रश्न देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, यह किस देश से है? तो याद रखना यह म्यांमार में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है
कश्मीर घाटी और जम्मू में, बिल्कुल सही है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में, ये भी सही है। अटल सुरंग लेह मनाली में, ये भी सही है। लेकिन जो जिला सुरंग जो है कारगिल और लेह में नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रेल मार्ग दिया है और जोड़ने वाला स्थान दिया है। ठीक है, तो याद रखना है यूरोपियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल मार्ग जो है पेरिस से वारसा तक जाता है, और ट्रांस एडियन एडिनियन रेल मार्ग जो है वूनस आयरन से वाल बालव रेजो तक जाता है, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है लेनिन ग्राड से ब्लाडी वोस्टक तक जाता है, और ओरिएंट रेल मार्ग जो है पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18। ठीक है, कृषि और पशुपालन से जो भी प्रश्न पूछा है उनसे भी प्रश्न देख सकते हैं, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा हुआ है कि हस्तांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का युग्म है। तो याद रखना है लद्दाख जो है एशिया में है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दीपा जो है वह बस्तर जिला है, और वेवर दहियार बुंदेलखंड में है, और पात्रा जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और पोरू कहाँ है आंध्र प्रदेश में, कुमारी कहाँ है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो याद रखना चीन जो है वह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो याद रखना ईरान जो है केसर उत्पादन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखना चीन जो है वह रेशम उत्पादन में विश्व में पहला स्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है सेंटोस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो याद रखना है मूंगफली। मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है। तो याद रखना है दुग्ध उत्पादन में डेनमार्क जो है प्रथम है, मतलब इसका प्रमुख उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो याद रखना विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन जो है वो ब्राजील में होता है। नेक्स्ट और अंतिम हम लोग चैप्टर देखेंगे विविध से जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो याद रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना है इटली। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना जैक्स कार्टियर जो है फ्रांस में इसका जन्म हुआ था, और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है उसका यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ था, और फर्डिनेंड मैगलन जो है उसका पुर्तगाल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि थाईडींगिट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो याद रखना है म्यांमार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रखना समुद्र तल का फैलाव। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भ्रंश स्पार्क होता है, देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है। ठीक है, भ्रंश स्पार्क कहाँ होता है। तो याद रखना यह एक प्रकार के विवर्तनिक होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मरुदुभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। याद रखना मरुदुभिद जो है वह मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखना WM डेविस ने। ठीक है, याद रखना भौगोलिक अपवर्तन चक्र का संकल्पना जो है WM डेविस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो याद रखना है ए वेगनर के द्वारा। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। बताना है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो किससे संबंधित है। याद रखना पृथ्वी के आयाम के माप से जियोडेसी जो है वह संबंधित है। उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना चीन जो है वह इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट उसके बाद है 244 नंबर प्रश्न कि विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है। याद रखना चीन जो है वो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 245 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो बिल्कुल सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनजातियां
नाइजीरिया में है, ये भी सही है। और जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण, ये भी सही है। लेकिन कोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये बात गलत है। ठीक है, याद रखना है कोसी ज्वालामुखी पर्वत जो है अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जल प्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो याद रखना है अंटोरिया झील और इरी झील के बीच में उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? याद रखना दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो याद रखना है चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेनबो कोलिशन किससे संबंधित है? तो याद रखना ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट समुदाय का सदस्य नहीं है? तो याद रखना है तुर्कमेनिस्तान जो है वह नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न 250 नंबर प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, बताना है ग्रेट बैरियर रीफ के समीप कौन स्थित है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो याद रखना दक्षिण और पूर्वी एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो याद रखना विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो गया है। ठीक है, भारत जो है अभी वर्तमान में 1 नंबर पर हो गया है। ठीक है, लेकिन 97-98 के अनुसार मतलब देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, लेकिन अब भारत 1 नंबर पे हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एस्पेरांटो है, याद रखना यह एक प्रकार के विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है। याद रखना स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषा कौन है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन जो है वह स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाला प्रधान भाषा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो याद रखना खनिज संसाधनों की बहुलता जो है वह जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो याद रखना कनाडा जो है और मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का लगभग 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है। याद रखना जल से पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो है घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खोजा गया तामजा वलू होल जो दुनिया में सबसे गाढ़ा पाया गया है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना मेक्सिको में। याद रखना तामजा वलू होल जो है कहाँ पे है? तो याद रखना मेक्सिको में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बीके यूनिक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ सभी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो 9777116789 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसका बीपीएससी के द्वारा अभी जो भी प्रश्न पूछा हुआ है सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं कल ऐसे ही किसी एक सब्जेक्ट को लेकर जो बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न होगा।